जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेक करियर विथ विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास में अ, मुंडा वंश और नाग वंश के बारे में अध्ययन कर लिए थे। आइए उससे आगे आज हम लोग अगला एक नेक्स्ट वंश पलामू पलामू के क्षेत्र के जो राजवंश थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पलामू के क्षेत्र में कौन कौन सा राजवंश शासन किए हैं झारखंड में, उसके बारे में अध्ययन करना है हम लोग को। तो पलामू में दो राजवंश थे, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हुए हैं। एक रक्सौल वंश और दूसरा चेरो वंश। आइए सबसे पहले हम लोग रक्सौल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्सौल वंश, ठीक है। तो पलामू में जो पहला वंश था जो शासन किया पलामू के क्षेत्र में, कौन था? ये रक्सौल वंश था। इसका क्षेत्र कहाँ तक था? रक्सौल वंश का जो क्षेत्र था शासन करने का, वो पलामू तथा सरगुजा सरगुजा जो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है। तो इसी क्षेत्र में रक्सौल वंश का शासन था। मेनली जो उनका शासन सबसे अधिक क्षेत्र था इस सरगुजा के क्षेत्र में था। इस वंश का दो ब्रांच था, दो शाखा था। पहला था देवगन और दूसरा कुंडेवाला, कुंडे कुंडेलवा। ठीक है, दो शाखा था, देवगन और कुंडेलवा। ये स्थान के नाम से जो देवगन के जो क्षेत्र में थे उस क्षेत्र के जो शासन करते थे उस शाखा का नाम देवगन था, और कुंडेलवा के क्षेत्र का लोग शाखा कुंडेलवा क्षेत्र में जो शासन करते थे उस शासक को कुंडेलवा कहा जाता था। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि रक्सौल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में था? पलामू क्षेत्र में। रक्सौल वंश का जो शासन था किन किन क्षेत्रों में था? तो झारखंड के पलामू के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला में भी इन लोग का शासन था। इनका दो शाखाएं थी, दो ब्रांच था, एक देवगन तथा दूसरा कुंडेलवा। ठीक है, फिर 16वीं शताब्दी आते आते इनका शासन खत्म हो गया। कब? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि झारखंड के में और पलामू के क्षेत्र में जो है आपके चेरो लोग का शासन चलने लगा। ठीक है, किसका शासन चलने लगा? चेरो का। और जब चेरो लोग आए तो रक्सौल लोग को साइड कर दिए, हटा दिए, अपदस्थ कर दिए और अपना शासन चलाने लगे। तो रक्सौल वंश के बारे में इतना ही लिख लीजिए। क्षेत्र पलामू के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा वाला क्षेत्र में दो ब्रांच था, और इनका शासन कौन किसने किया? चेरो वंश के शासकों ने। चेरो वंश के शासकों ने जब पलामू का अधिकार कर लिया और शासन करने लगे तो रक्सौल का शासन खत्म हो गया। पलामू में दूसरा जो है चेरो वंश है। आइए चेरो वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे चेरो वंश। ठीक है, शासन कहाँ हुआ इन लोग का? पलामू के क्षेत्र में। पलामू और जब बोलेंगे तो पलामू परमंडल पूरा है, इसको हम लोग को समझना है। पलामू, गढ़वा, लातेहार का जो क्षेत्र है तो सभी क्षेत्र को मिलाकर भौगोलिक दृष्टि से पलामू का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र पे जो दूसरा शासन था, सबसे जो लोग शासन जिसका सबसे अधिक हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा है? चेरो वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? इसको तो पहले ही हम बता दिए कि चेरो वंश कहाँ से आया। जो इस क्षेत्र में रक्सौल वंश, जो रक्सौल लोग थे शासन करते थे, उसको इन लोग क्या किया? अपदस्थ कर दिया, पराजित कर दिया युद्ध में। उसके बाद खुद का शासन स्थापित किया। तो इस वंश का संस्थापक एग्जाम में आपसे पूछेगा चेरो वंश का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चेरो वंश के संस्थापक थे महारत चेरो। ठीक है, चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? महारत चेरो। इन्हीं के द्वारा इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, महारत चेरो नहीं है, भगवत राय। भगवत राय। ठीक है,
चेरो वंश के संस्थापक भगवत राय थे। चेरो वंश के बारे में हम लोग क्या जानना है? चेरो वंश का कुछ जो यूनिकनेस है, इसका जो ऐसा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या चेरो वंश के जो को विशेषता बताता है, तो इस वंश की विशेषता क्या था कि जब जब इन लोग का शासन चल रहा था, इन लोग का शासन कब शुरू हुआ? 16वीं सदी में। चेरो वंश का शासन कब स्टार्ट हुआ? 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में। और 16वीं सदी में भारत में किसका शासन चल रहा था? मुगल का। 1526 में मुगल का स्थापना हो गया, तो 1526 16वीं सदी है। तो इसी आसपास में पलामू में किसका शासन शुरू हो रहा है? चेरो वंश का। तो चेरो वंश किसका समकालीन चल रहा है? मुगल वंश का, मुगल शासन के समकालीन चल रहा है। तो मुगल राजा लोग क्या करते थे कि जिस भी क्षेत्र में अधिकार करते थे वहां के लोग को इस्लाम कबूल करने के लिए विवश करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, और नहीं करने पे बहुत तरह का दंड या फिर हत्या भी कर देते थे। इसी प्रकार से जब मुगल लोग का जब वर्चस्व जो है पलामू के क्षेत्र में भी बढ़ा, तो यहाँ के राजा लोग को उन लोग परेशान करने लगे और बोले कि तुम लोग भी इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो फिर तुम लोग को हटा देंगे यहाँ से। पराजित करने के बाद बहुत इन लोग को प्रताड़ित करने लगे थे। लेकिन जो चेरो शासक थे, इन्होंने उसका विरोध किया, इन लोगों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। तो हम लोग को जो चेरो का विशेषता क्या है कि मुगल काल में, आप लिख लीजिएगा, मुगल काल में जो इस्लामीकरण चल रहा था, इस्लामीकरण का जो विरोध, मुगल काल में इस्लामीकरण का विरोध, ठीक है, विरोध किए थे, ठीक है। इन लोग का ये विशेषता है कि इन लोग ना इस्लामीकरण के खिलाफ पुरजोर विरोध किए हुए थे, ठीक है। आइए इस वंश के बारे में और जानते हैं जानकारी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखिएगा संस्थापक कौन थे? भगवत राय। इस वंश का स्थापना कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। किस क्षेत्र में? पलामू के क्षेत्र में। मुगल लोग का जो इस्लामीकरण था उसका भी इन लोग विरोध करते थे, काफी विरोध किया। किसी इस वंश से कोई भी शासक जो था वो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इस टाइप का इन लोग का विशेषता है। आइए इस वंश का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शासक है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक हो गया भगवत राय, दूसरा है महारत चेरो। महारत, महारत या महारथ, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। महारत चेरो के बारे में पढ़ना है। इनका क्या विशेषता है? तो ये जो मुगल शासक, ये किसके समकालीन थे? तो मुगल शासक शेरशाह या शेर शाह के समकालीन थे। शेर शाह के समकालीन थे, ठीक है। आप लिख लीजिए शेर शाह के समकालीन। शेर शाह के यह समकालीन थे महारत चेरो। जो शेर शाह के सेनापति है ख्वासा का, शेर शाह का सेनापति ख्वास खां। आप लिख लीजिए इसमें कि शेर शाह का सेनापति ख्वास खां, ठीक है। शेर शाह के सेनापति ख्वास खां और महारत चेरो के सेना के बीच में युद्ध हुआ। किसके बीच में? शेर शाह के सेनापति ख्वास खां। आप इसको लिख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में कि शेर शाह का सेनापति कौन था, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था ख्वास खां। यह कहा क्या शेर शाह का सेनापति ख्वास खां कि पलामू में आक्रमण कर दिया महारत चेरो के राज्य में, और इसको हरा दिया, महारत चेरो को हरा दिया। कौन? ख्वास खां, शेर शाह का सेनापति महारत चेरो को हरा दिया। और महारत चेरो के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी था, महारत चेरो के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर। तो शेर शाह का सेनापति जो ख्वास का है, महारत चेरो को हराया आक्रमण करके। इनका जो प्रसिद्ध हाथी जिसका नाम था श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को ले गया, साथ ले गया था, साथ ले
गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रसिद्ध जो हाथी था चेरो वंश का या महाराज चेरो का श्याम सुंदर, उसको कौन ले गया था? तो शेर शाह का सेनापति ख्वास खां। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। आप देखिएगा इन लोगों का जो क्षेत्र है, अभी भी जो पलामू किला जो है वो बेतला के आसपास में है, वहाँ पे काफी मात्रा में अभी भी हाथी रहते हैं। तो हाथी के लिए वो क्षेत्र प्रसिद्ध था। तो उसी में एक हाथी था श्याम सुंदर, जिसको ख्वास का ले गया था। और कुछ इंपोर्टेंट राजा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग दो देख लिए, पलामू में चेरो वंश का दो राजा के बारे में पढ़ लिए, भगवत राय जो संस्थापक है, और महारथ चेरो जो जिसको शेर शाह का सेनापति ख्वास खां जो है युद्ध में हराता है, और अपने साथ में महारथ चेरो का जो हाथी था प्रसिद्ध श्याम सुंदर को ले जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट शासक है वो सहबल राय। सहबल राय, सहबल राय, इनके बारे में क्या हम लोग को जानना है? सहबल राय के बारे में, जो सहबल राय है मुगल शासक, उस समय जो मुगल शासक था अच्छे से नहीं दिया हुआ, सहबल राय जो थे अपना राज का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों में कर लिया था। इनका विस्तार कहां तक हो गया था? हजारीबाग के चौपारण। चौपारण कहाँ है? हजारीबाग। हजारीबाग जिला में चौपारण जो है बिहार के बॉर्डर में है, जीटी रोड, ऐसे लिख लीजिए, जीटी रोड। तो और वर्तमान में जो जीटी रोड है वहां तक सहबल राय अपना राज्य का विस्तार कर लिए थे। मुगल लोग क्या किया, मुगल लोग जो है मुगल शासक लोग सहबल राय को पकड़ लिया, और सहबल राय को पकड़कर पिंजड़ा में बंद कर दिया। किसके साथ? बाघ के साथ। बाघ के साथ पिंजड़ा में बंद कर दिया था, बंद कर दिया था सहबल राय को मुगल शासक। कौन कौन बंद किए थे? तो मुगल शासक जो थे बाघ के साथ पिंजड़ा में बंद कर दिया था। ठीक है, और क्या हुआ कि बाघ के साथ इनको पिंजड़ा में बंद कर दिया, और दोनों के बीच में जंग हुआ। इसके बाद जो बाघ जो है सहबल राय का मृत्यु हो गया। ऐसा बोला जाता है कि बाघ के द्वारा सहबल राय का दर्दनाक दर्दनाक मृत्यु, सहबल राय का जो है दर्दनाक मृत्यु हो गया था। मुगल शासक जो थे सहबल राय को बाघ के साथ पिंजड़ा में बंद कर दिया था, और वहां जो बाघ है सहबल राय को बुरी तरह से घायल करके मार दिया था। ठीक है, सहबल राय के बारे में क्या दो पॉइंट जानना है इंपोर्टेंट, जो एग्जाम आ सकता है। पहला कि इन्होंने अपना राज का विस्तार हजारीबाग के चौपारण जीटी रोड तक, कहां तक कर लिया था? जीटी रोड तक। जीटी रोड को मुगल काल के समय क्या बोला जाता था? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम। तो यहाँ तक अपना राज का विस्तार कर दिए थे। सहबल राय को मुगल लोग पकड़ लिया, बाघ के साथ जेल में बंद कर दिया था, जहां इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। आइए अगला शासक, प्रमुख शासक के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रताप राय। चेरो वंश के एक और शासक थे जिनका नाम था प्रताप राय। प्रताप राय के बारे में क्या हम लोग को इंपोर्टेंट जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? जो पलामू किला है, पलामू किला दो भाग में है, एक नया पलामू का किला और एक पुराना पलामू का किला। तो पुराना वाला जो पलामू का किला था उसका निर्माण प्रताप राय के द्वारा कराया गया था। तो आप लिख लीजिए, पुराना पलामू किला। पुराना पलामू किला का निर्माण, पुराना पलामू किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रताप राय के द्वारा। प्रताप राय जो थे शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, शाहजहां के समकालीन। शाहजहां जिस समय ताजमहल और लाल किला बनवा रहा था, तो उसी समय प्रताप राय जो थे अपना क्षेत्र में पलामू किला का निर्माण, पुराना वाला पलामू किला का निर्माण करवाए थे। इसके बाद इंपोर्टेंट शासक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, मेदिनी राय। ठीक है, ये सबसे इंपोर्टेंट शासक रहे हैं चेरो वंश का, मेदिनी राय। ठीक है, इनके बारे में लिखिए। मेदिनी राय के बारे में क्या हम लोग को पढ़ना है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक,
ठीक है। सबसे प्रतापी शासक कौन थे? मेदिनी राय थे। और क्या इनके बारे में जानना है? नया पलामू का किला, जो नया वाला किला है, नया पलामू का किला का निर्माण किसने करवाया था? नया पलामू का किला का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। आपसे एग्जाम में पूछेगा नया पलामू का किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मेदिनी राय। पुराना पलामू किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रताप राय के द्वारा कराया गया था। और मेदिनी राय का जो शासन काल था, सबसे प्रतापी शासक थे। साथ साथ जो चेरो वंश का शासक था पलामू के क्षेत्र में, इस मेदिनी राय के शासन को स्वर्ण युग कहा गया है। क्या कहा गया? स्वर्ण युग। ठीक है। जब तक ये राजा रहे, अपना क्षेत्र के प्रजा को काफी ध्यान देते थे, इसीलिए इस समय का जो है पलामू के क्षेत्र में जो है इसको स्वर्ण युग कहा गया है। और कुछ कुछ इंपोर्टेंट चीज हम लोग मेदिनी राय के बारे में पढ़ेंगे। मेदिनी राय जो है, इन्होंने क्या किया कि नागवंशी शासक, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हुए एक रघुनाथ शाह थे। कौन थे? रघुनाथ शाह। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह। तो रघुनाथ शाह जब राजा थे तो उस समय नागवंश पे कौन हमला कर दिए? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है रघुनाथ शाह पर हमला कर दिए। ठीक है, आक्रमण कर दिए, आक्रमण किए। जब मेदिनी राय जो है नागवंशी शासक रघुनाथ शाह पे आक्रमण किए, आक्रमण करके इनका कहाँ पे था? आपका किला नवरत्नगढ़। तो क्या किए कि जो नवरत्नगढ़ है, नवरत्न नागवंशी शासक का यहाँ पे क्या था? आपका गढ़ बना था नवरत्नगढ़। तो नवरत्नगढ़ का जो मुख्य द्वार था, उसको वहां से कबाड़ के इन लोग क्या किए? नवरत्नगढ़ के किला के दरवाजा, मुख्य दरवाजा जो था उसको कबाड़ कर पलामू किला के मुख्य दरवाजा पे लगा दिया। नवरत्नगढ़ के किला के दरवाजा को पलामू किला आक्रमण किया। कहां से? पलामू से आक्रमण हुआ रघुनाथ शाह के किला पे, और नवरत्नगढ़ इन लोग का था किला, उस वहां पे आक्रमण करके इनका दरवाजा, मुख्य दरवाजा को कबाड़ लिया और उसको पलामू किला में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? पलामू किला के मुख्य द्वार पे लगा दिया। पलामू किला के मुख्य द्वार पर लगाया गया, लगाया गया। हाँ, जब पलामू किला के जो मुख्य द्वार पे लगा दिया गया दरवाजा को, तो उसका नाम क्या रखा गया? नागपुरी दरवाजा। नागपुर दरवाजा। ठीक है। अभी भी एग्जाम में पूछता है कि पलामू किला के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है? नागपुर दरवाजा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागपुर के शासक रघुनाथ शाह के ऊपर आक्रमण किया गया, उनका किला का जो मुख्य दरवाजा था उसको कबाड़ के पलामू किला में लगाया गया, इसीलिए इस दरवाजा का नाम है नागपुर दरवाजा। आप इसको लिख लीजिए। तो हम लोग को पलामू का जो चेरो वंश है इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग आपका दो क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र का राजवंश और पलामू क्षेत्र का राजवंश, दोनों का अध्ययन हम लोग कर लिए। आइए अन्य क्षेत्र के राजवंश के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग रामगढ़ क्षेत्र के जो राजवंश था उसका अध्ययन करते हैं। रामगढ़ राज्य। ठीक है, रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसके संस्थापक रामगढ़ राज्य के संस्थापक, पहले जो रामगढ़ राज्य था इसका संस्थापक के बारे में लिख लेते हैं पहले। बाघदेव सिंह। और रामगढ़ राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाघदेव सिंह के द्वारा किया गया था। बाघदेव सिंह जो थे पहले नागवंशी शासक के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, बाघदेव सिंह पहले नागवंशी शासक के अधीन कार्य करते थे, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने नागवंशी शासक से अपने आप को अलग कर लिया और एक अपना नया राज्य का नया राज्य बना लिया, जिसका नाम रखा रामगढ़ राज्य। ठीक है, कब बनाया? तो 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में
1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, आया इनका जो राजधानी था सिसिया को बनाया। कहाँ पे? सिसिया। ठीक है, इस वंश के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। इसके बारे में इतना हम और कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे किस राजा ने राजधानी को कहाँ चेंज किया, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी हम लोग जब अंग्रेज के साथ इन लोगों का जब वो पढ़ेंगे तो उसमें और भी सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वहां लिख लेंगे। आइए देखते हैं। तो सिसिया राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? बागदेव सिंह के द्वारा। इसके बाद इनका जो राजधानी है वहां से चेंज हो गया। सिसिया के बाद उर्दा, कहाँ आ गया? उर्दा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका जानकारी नहीं है। फिर बादम, उर्दा के बाद राजधानी बना बादम। बादम कौन बनाए? हेमंत सिंह। हेमंत सिंह के द्वारा बादम में राजधानी बनाया गया। बादम के बाद राजधानी का चला गया रामगढ़। रामगढ़ में राजधानी कौन बनाया? दलेल सिंह। दलेल सिंह राजधानी बनाए रामगढ़ को। रामगढ़ के बाद राजधानी चला गया इचाक। इचाक में राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तेज सिंह के द्वारा। तेज सिंह। इचाक के बाद राजधानी चला गया पदमा। ठीक है, पदमा। पदमा में कौन बनाए थे? ब्रह्मदेव नारायण। ब्रह्मदेव नारायण। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए। रामगढ़ राज्य का स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था। बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी राजधानी सिसिया को बनाया था। इसके बाद राजधानी रामगढ़ राज्य का उर्दा हुआ। फिर बादम में हेमंत सिंह बनवाया। रामगढ़ में दलेल सिंह, इचाक में तेज सिंह तथा पदमा में ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहला राजधानी कौन सा है? सिसिया है। सबसे अंतिम राजधानी कौन सा है? पदमा है। वर्तमान समय में जो राजधानी था रामगढ़ राज्य का पदमा, यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाता है। अभी पुलिस लोग का जो ट्रेनिंग होता है उस पदमा में ही होता है। वो पूरा जो उनका राज्य था, अभी भी आप अब जब जाइएगा, हम लोग का भी ट्रेनिंग वहीं पे हुआ था। तो ये पदमा में जो राजा का जो बनाया हुआ था ऑफिस सब अब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का ही चला गया है और वहाँ पे अब उनका कार्यालय चलता है। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी हो गया। आइए और जो इम्पोर्टेंट राज्य है उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग धनबाद के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। धनबाद जिसको मानभूम भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में जो जो राजवंश था उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मानभूम क्षेत्र का मानभूम राज्य के बारे में देख लेते हैं। मानभूम, ठीक है, मानभूम क्षेत्र में जो राज्य था उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो मानभूम जो मानभूम राजवंश है उसके बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है। हर वंश का कुछ ना कुछ जानकारी का स्रोत होता है। तो जो मानभूम राजवंश था इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगा हम लोग को, इसका जानकारी का क्या स्रोत है, तो लिख लीजिए जानकारी का स्रोत। मानभूम राजवंश का जानकारी का जो स्रोत है वो दो ठो स्रोत है। पहला है दूध पानी अभिलेख। दूध पानी अभिलेख, ठीक है, ये कहाँ पे है? हजारीबाग में। तो इस अभिलेख से हम लोग को इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इस अभिलेख में इस वंश के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जो दूसरा जानकारी का स्रोत है वो है आपका गोविंदपुर शिलालेख। गोविंदपुर शिलालेख। गोविंदपुर कहाँ है? धनबाद में है। ठीक है, गोविंदपुर धनबाद में है। इसको किसने लिखा था? गोविंदपुर शिलालेख को कवि आपका गंगाधर, एक कवि थे गंगाधर, उन्हीं के द्वारा इस शिलालेख को लिखा गया था। कवि गंगाधर के द्वारा लिखा हुआ गोविंदपुर शिलालेख तथा हजारीबाग में दूध पानी जो अभिलेख है, इस दोनों अभिलेख के माध्यम से यह हम लोग को मानभूम राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। इस दोनों अभिलेख के बारे में जब पढ़िएगा तो इससे क्या पता चलता है कि इस राजवंश जो था यह
इसका जो क्षेत्र था वह मानभूम तथा हजारीबाग, मानभूम तथा हजारीबाग के क्षेत्र में फैला हुआ था। हजारीबाग के क्षेत्र में इस वंश का जो प्रभाव था, इस वंश का जो शासन क्षेत्र था वह मानभूम तथा हजारीबाग का क्षेत्र था। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानभूम वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो दूध पानी अभिलेख तथा गोविंदपुर शिलालेख। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गोविंदपुर शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया था, तो गोविंदपुर शिलालेख कवि गंगाधर के द्वारा लिखा गया था। और क्या पता चलता है कि मानभूम, इस वंश के जो शासक लोग थे उस क्षेत्र में सबर जनजाति रहते थे। कौन? सबर, सबर जनजाति लोग रहते थे। तो मानभूम वंश के जो शासक लोग थे सब, उन लोगों ने क्या किया कि सबर जो जनजाति थे, सबर जनजाति पर अत्याचार किया, सबर जनजाति पर अत्याचार किया। मानभूम शासकों ने क्या किया कि सबर जनजाति के ऊपर अत्याचार किया। इससे क्या हुआ कि फलस्वरूप सबर जनजाति के लोग जो हैं मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचेत क्षेत्र में रहने लगे। तो क्या हुआ, सबर जनजाति के जो लोग हैं मानभूम को छोड़ दिए, ये लोग मानभूम से पंचेत, कहाँ चले गए? पंचेत, पंचेत राज्य में चले गए। ठीक है, मानभूम को छोड़कर कहाँ चले गए? पंचेत राज्य में बस गए। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबर जनजाति के ऊपर अत्याचार किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो मानभूम वंश के शासकों द्वारा किया गया था। सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र में जब अत्याचार हुआ तो मानभूम को छोड़कर किस क्षेत्र में जाकर बस गए थे, तो पंचेत, पंचेत भी धनबाद में ही पड़ता है, जिला में भी, तो पंचेत राज्य में जाकर इन लोगों ने, सबर जनजाति के जो लोग हैं, बस गए थे। आइए पंचेत राज्य के बारे में जानते हैं। धनबाद में दो वंश हुआ, एक मानवंश जिसके बारे में पढ़े, एक पंचेत राज। तब पंचेत राज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पंचेत राज, ठीक है। क्षेत्र पूछेगा वर्तमान समय में कौन सा जिला में पड़ता है, तो धनबाद। इस बारे में इंपोर्टेंट क्या जानना है कि इन लोग गाय को बहुत पवित्र मानते थे, इसीलिए इन लोग का जो राज्य चिन्ह था, पंचेत राज का जो राज्य चिन्ह था वो कपिला गाय का पूंछ था। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूंछ। ठीक है, इसीलिए पंचेत राज्य के जो राजा थे उनको गौमुखी राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौमुखी राजा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ और पूछेगा कि गौमुखी राजा किस राज्य के राजा को कहा जाता था? पंचेत राज्य। ठीक है, पंचेत राज्य के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था। इनका राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूंछ। ठीक है, आइए अब अगला वंश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग सिंहभूम, वर्तमान में जो आपका कोल्हान क्षेत्र है उसको, अभी भी उस क्षेत्र का जो नाम है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां। तो उस क्षेत्र में जो राजा हुआ करते थे, जिनका शासन चलता था, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जितने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब सिंहभूम के राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। पिछला क्लास में पढ़े हुए थे कि सिंहभूम में दो वंश, ठीक है, सिंहभूम में कितने? दो वंश का शासक था। किसका किसका? एक तो ढाल शासक, ढाल वंश का, और एक सिंह वंश का। तो पहले हम लोग ढाल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। ढाल वंश, सिंहभूम का ढाल वंश, इसका क्षेत्र कौन था? ढाल वंश का क्षेत्र कौन सा रहेगा? ढालभूम। वर्तमान समय में जो ढालभूम का क्षेत्र है वही इन लोग का आपका राज्य का क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में इन लोग का शासन चलता था। ठीक है, इस क्षेत्र, इस जो शासन था, ढाल वंश का शासन था, इसका क्या विशेषता था? तो इस शासन में, ढाल वंश के शासन में, यहाँ पर नर बलि का प्रथा था। नर बलि का प्रथा। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। ढाल वंश के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिए कि इस वंश में, इस वंश के शासकों द्वारा नर बलि का प्रथा इस समय देखा गया है। ठीक है, अब ढाल वंश के बाद दूसरा कौन सा वंश है इस क्षेत्र में?
आपका सिंहभूम का क्षेत्र में सिंह वंश। तब हम लोग सिंह वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जब किताब में देखिएगा तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा अनावश्यक, एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं आता है, तो एग्जाम के लिए उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है अनावश्यक। झारखंड की हिस्ट्री ऐसे भी बोरिंग है बहुत ज्यादा, और उसको बोरिंग नहीं बनाना है हम लोग को, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आइए सिंह वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सिंह वंश के जो शासक थे कहाँ से आए हुए थे? राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से आए हुए थे। राजस्थान के जो राठौर, ठीक, राजस्थान के जो राठौर शासक थे वही लोग लाकर सिंहभूम में अपना राज का स्थापना किए थे और शासन करते थे। ठीक है, सिंह वंश जो है, सिंह वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? जैसे कि अभी हम लोग पिछला पढ़े थे कि जो आपका ढालभूम था और जो वो धनबाद का क्षेत्र का जो राज था मानभूम, उसके बारे में जानकारी हम लोग कहाँ से मिला था? तो जो दो शिलालेख था, शिलालेख के माध्यम से मिला था। उसी प्रकार से जो ये सिंह वंश है, सिंह वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? इन लोग एक अपना वंश में एक किताब लिखा हुआ है जो पूरा वंश के बारे में जानकारी देता है। उस बुक का क्या नाम है? वंश प्रभा। वंश प्रभा ग्रंथ का क्या नाम है? तो आप पहले लिख लीजिए सिंह वंश को जानकारी, आप ऐसे लिख लीजिएगा सिंह वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, हम लोग कहाँ से पता चलता है इस वंश के बारे में? तो एक ग्रंथ किताब है जिसका नाम है वंश प्रभा। ठीक है, वंश प्रभा, वंश प्रभा ग्रंथ के माध्यम से। ठीक है, वंश प्रभा ग्रंथ जो इन लोग का पारिवारिक ग्रंथ है, पारिवारिक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से सिंह वंश के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। सिंह वंश का भी दो ब्रांच था। सिंह वंश का कितना शाखा? दो शाखा। सिंह वंश जो है वह दो शाखा में विभाजित था। ठीक है, पहले हम लोग पहला शाखा के बारे में पढ़ते हैं, फिर दूसरा शाखा के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहला शाखा, तो पहला शाखा का जो स्थापना है काशीनाथ सिंह के द्वारा कराया गया था। काशीनाथ सिंह, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, फिर भी आएगा कि सिंह वंश कितना शाखा में विभाजित था? दो शाखा में। सिंह वंश का पहला शाखा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 8वीं सदी आसपास में, 8वीं सदी में सिंह वंश के पहला शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। स्थापना हुआ था 8वीं सदी में। ठीक है, और जो सिंह वंश का दूसरा शाखा था, पहला शाखा देख लीजिए, सिंह वंश का दूसरा शाखा, दूसरा शाखा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दर्प नारायण सिंह। दर्प नारायण सिंह, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में। ठीक है, तो हम लोग को सिंह वंश के बारे में इतना ही जानकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि सिंह वंश जो था इसका जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है? इन लोग का अपना ग्रंथ है, वंश प्रभा ग्रंथ, जिसके माध्यम से सिंह वंश के बारे में जानकारी मिलता है। सिंह वंश के शासक कहाँ के रहने वाले थे मूल रूप से? तो राजस्थान के राठौर शासक लोग थे। ठीक है, सिंह वंश कितना भागों में बटा हुआ था? तो दो शाखा में बटा हुआ था। सिंह वंश के पहला शाखा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? काशीनाथ सिंह के द्वारा 8वीं सदी में किया गया था। और सिंह वंश का दूसरा शाखा का स्थापना दर्प नारायण सिंह द्वारा 1205 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए, और एक दो वंश बच गया जिसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, फिर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। खड़गड़िहा वंश, खड़गड़िहा वंश, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 21 क्षेत्र में था खड़गड़िहा वंश, जो था आपका हजारीबाग के क्षेत्र में मुक्त था। इसका स्थापना कब हुआ था? खड़गड़िहा वंश का स्थापना हुआ था 15वीं शताब्दी में। ठीक है, खड़गड़िहा वंश का स्थापना कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। किसके द्वारा हुआ था? संस्थापक कौन थे इसका? हंस राज देव। किसके द्वारा खड़गड़िहा वंश का स्थापना किया गया था?
हंस राजदेव के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। हंस राजदेव के बारे में बोला जाता है कि ये जो थे मूल रूप से कहाँ के थे, यह मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ठीक है। खड़गपुर राजवंश किस क्षेत्र में था? हजारीबाग के क्षेत्र में। हजारीबाग का जो वर्तमान क्षेत्र है उसी के आसपास में शासक था। 15वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था, हंस राजदेव के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो हम लोग को जो क्षेत्रीय राजवंश था, झारखंड का जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय राजवंश जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लगभग लगभग हम सब चीज कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्यकालीन झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम लोग अगला क्लास में डील करेंगे। आज क्लास को यहीं इन करते हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।